हेलो दोस्तों, नमो नमः नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज जो है हमारा यूपीएलटी का दीर्घ उत्तरी प्रश्न, दूसरा दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारा जो है, प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं और उत्तर की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न हमारा है, कालिदास का काव्य सौष्ठव लिखिए। यानी कि कालिदास की जो प्रश्न हमारा है, कालिदास का काव्य सौष्ठव लिखिए। तो इसमें क्या है, तो काव्य सौष्ठवों का अर्थ होता है कि इसकी भाषा शैली क्या है, इसमें रस क्या है, इसमें अलंकार है, इसकी प्रकृति क्या है, यह सभी हेडिंग के माध्यम से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे काव्य सौष्ठव पूछा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है कवि का परिचय देंगे, उनकी रचनाओं का परिचय देंगे। उसके बाद जो है इसकी जो है क्या करेंगे, भाषा शैली कैसी है, इसकी जो है कालिदास की जो रस विधान कैसा है और अलंकार क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है दीर्घ उत्तर। बहुत इतने लंबे जो जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं इतने लंबे नहीं उत्तर लिखिएगा, क्योंकि इतना लंबा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, छोटे इसके उत्तर दीर्घ में भी छोटा इस करके ही लिखना है। तो यहाँ पे कालिदास का काव्य सौष्ठव यहाँ पे देखिए क्या है। तो हमने कहा सबसे पहले उनका परिचय देंगे। तो महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। क्या है, संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, महाकाव्यकार हैं। ठीक है, तो इनकी दो ही रचनाएं उपलब्ध हैं। इनकी क्या है, दो ही रचनाएं उपलब्ध है। महाकाव्यकार के रूप में इनकी दो रचनाएं उपलब्ध है, एक है कुमार संभव और दूसरा है रघुवंशम। इन्होंने महाकाव्य एवं गीति काव्य के साथ साथ नाटकों की भी रचना की। समस्त कृतित्व में इनके भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध प्रेम और प्राचीन भारतीय जीवन का दर्शन होता है। इन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा के कारण ही संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान प्राप्त किया है। कवि ने भाषा, भाव, कल्पना तथा वर्णन के क्षेत्र में जिस प्रतिभा का निदर्शन किया, ऐसा कम कवियों की प्रतिभा में देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम जो है कालिदास का जो है परिचय देंगे। महाकवि कालिदास का नाम काव्य शैली की विशेषताओं के साथ ही स्वराक्षरों में अंकित है। उनकी काव्य शैली की विशेषताओं में प्रकृति चित्रण, रस विधान, उपमा के लिए प्रसिद्ध है। अलंकार विधान, रीति गुण आदि का सुंदर प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत हो। तो क्या क्या करना है, तो इसको लिखिएगा। यहाँ से जो है महाकवि कालिदास का नाम काव्य शैली की विशेषताओं के कारण ही स्वराक्षरों में अंकित है। उनकी काव्य शैली की विशेषताओं में प्रकृति चित्रण, रस विधान, उपमा के लिए प्रसिद्ध, अलंकार विधान, रीति गुण आदि का सुंदर प्रस्तुति। यहाँ इतना लिखने के बाद दोस्तों आप जो है हेडिंग डालेंगे। पहली भाषा शैली, रस निरूपण, अलंकार। थोड़ा हेडिंग डालकर एक दो लाइन लिखिएगा, ज़्यादा मत करिएगा, थोड़ा सा एक दो लाइन लिख लीजिएगा कि उनकी भाषा शैली क्या है। तो कालिदास का जो भाषा पर पूर्ण अधिकार है, क्योंकि उनकी भाषा शैली सरल होती है, सुबोध है तथा प्रसाद गुण से परिपूर्ण है। इनकी कलात्मक तुलिका में नीरस में सरलता, कर्कश में कोमलता, कठोर में कुसुमारता और प्रसाद में माधुर का संचार करती है। उनकी जो है कलात्मक सुरुचि की छाप पग पर दृष्टिगोचर होती है। तो इतना हम लिख देंगे। थोड़ा सा हम लिखेंगे दोस्तों, भाषा पर उनका अपार अधिकार है, काव्य को ध्वन्यात्मक बना दिया गया है, उनकी भाषा में क्लिष्टता तथा दुरूहता का अभाव है। तो थोड़ा हम लिखेंगे, आगे हम बढ़ जाएंगे। हेडिंग को ध्यान रखिएगा, आप जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके सामने आप इसको देख सकते हैं। आगे हमारा है जो दूसरा हेडिंग है वह है रस निरूपण। तो रस का विधान जो है कालिदास के ग्रंथों में अच्छी तरह से हुआ है, तो थोड़ा सा लिखेंगे। काव्य का आत्मभूत तत्व रस है। क्या है, काव्य का जो आत्मभूत जो आत्मा हो क्या होता है, रस होता है। सरस पदावली ही काव्य रस को आह्लादित करने में समर्थ हो सकती है। इससे वास्तविकता में से कालिदास पूर्व परिचित थे। इसी कारण उन्होंने रसवत्ता और रस परिपाक को पूर्ण महत्व दिया। उन्होंने महर्षि वाल्मीकि द्वारा प्रवर्तित रसमयी पद्धति को ही अपने काव्यों में स्थान प्राप्त किया। तो इतना लिखने के बाद महाकवि कालिदास सभी रसों के वर्ण में अद्वितीय हैं, फिर भी कालिदास के काव्य में श्रृंगार और वीर रसों की प्रधानता है। रस देखिएगा, श्रृंगार और वीर रसों का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सरस सहृदयग्राही वर्णन मिलती है। वीर रस के प्रयोग में दानवीरता, धर्मवीरता और कर्मवीरता का मिश्रण मिलता है। मेघदूत में वियोग श्रृंगार का अद्वितीय चित्रण है। कुमार संभव में संयोग श्रृंगार के सात्विक
रूप में दर्शन होते हैं। रघुवंश के अज विलाप विलाप के का प्रकरण में करुण रस अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए सब हृदय पाठकों को रुलाए बिना नहीं रह सकता। तो यहाँ पे सभी रसों का उन्होंने प्रयाग किया, श्रृंगार भी किया, श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग का भी पक्ष लिया, और इसके साथ ही कुमार समूह में जो है अज का विलाप भी दिखाया, और जो है इसमें रघुवंशम में अज का विलाप और कुमार समूह में जो है रति का विलाप दिखाया गया है। तो सभी जो है रसों का इसमें कालिदास ने अच्छे से प्रयोग किया गया। अगला हमारा हेडिंग है अलंकार का विधान। तो कौन कौन से अलंकार उन्होंने उपमा के सम्राट कहा जाते हैं, तो उपमा अलंकार इनका जो है मेन है। तो उपमा अलंकार के बारे में आप थोड़ा लिखेंगे, और उपमा अलंकार के एक उदाहरण भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। ठीक है, तो ये उदाहरण है कुमार समूह की यह उपमाएं कितनी प्रभावशाली उपमा दिया गया। तो ये श्लोक है। तो यहाँ पे महाकवि कालिदास के काव्यों से यह ज्ञात होता है कि वे लौकिक सौंदर्य में नैसर्गिकता को ही प्राथमिकता देते हैं। कृत्रिमता को उन्होंने सर्वथा गौर स्थान दिया, इसलिए उन्होंने कविता वनिता को भी अलंकारों के बोझ से बोझिल नहीं किया। फिर भी अलंकारों का यथास्थान वियोग किया गया है। अनुप्रास के साथ ही उपमा तथा अर्थान्यास के प्रयोग में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की है। इसलिए आलोचकों ने कालिदास को उपमा सम्राट क्या क्या स्वीकारा है। कालिदास ने अपने साहित्य में यद्यपि समस्त अलंकारों का मंजूल प्रयोग किया है, फिर भी कवि को अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अर्थान्यास आदि अलंकार अधिक प्रिय मालूम पड़ते हैं। तो यहाँ पे उपमा अलंकार के एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने तरह से कोई भी श्लोक याद कर सकते हैं जो उपमा अलंकार का उदाहरण हो। आगे हम बढ़ेंगे, जो है यहाँ पे छंद योजना। तो छंद योजना, छंद का भी प्रयोग किया है। तो कौन कौन से छंद है, तो रघुवंशम, महाकाव्य, इतने इनके ग्रंथ हैं, सभी ग्रंथों में कुछ न कुछ छंदों का प्रयोग किया गया है। अब उसको लिखिएगा। छंद योजना का काव्यार्थ के उत्कर्ष में विशिष्ट स्थान है। मानव के अंतस्य भाव तरंगों का संबंध काव्य की आत्मा रस से होता है। वे मनोवेग ठीक है, यहाँ पे रस आत्मा से वे मनोवेग काव्य में प्रयुक्त शब्दों की स्वर लहरी से चलायमान होते हैं। यही स्वर लहरी छंदों की आत्मा है। तो उसके छंद किसे कहते हैं इसके बारे में लिखेंगे। उसके बाद जो है कौन कौन से छंद है कौन कौन से ग्रंथों में। जैसे मेघदूत में उन्होंने मंदाक्रांता तथा कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतला आदि में वर्ण अनुकूल छंदों के में कथानों को आबद्ध किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार उचित छंदों का प्रयोग जो है, उचित छंदों का प्रयोग कालिदास के काव्यों की अनुपम विशेषता है। तो छंद हो गया, रस हो गया, शैली हो गया, अब हो गया प्रकृति चित्रण। तो प्रकृति चित्रण इनका बहुत अच्छा है, इन्होंने प्रकृति का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। तो इनको सुकुमार कहा जाता है, कवि का सुकुमार कहा जाता है। और यह जो अतिशयोक्ति यानी घटनाओं को बहुत बढ़ा चाहकर कहने वाले कवि हैं। तो इसके में भी प्रकृति चित्रण भी थोड़ा सा हम जो है लिखेंगे आप। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ देते हैं। कालिदास के प्रमुख रूप से प्रकृति के भव्य, मनोहर एवं सौंदर्य समुज्ज्वल पक्ष का उद्घाटन किया। वो प्रकृति के देवी के पुजारी हैं। मानव और प्रकृति दोनों ही माजूल संपर्क अद्भुत एक रस का प्रदर्शन करके महाकवि ने प्रकृति के अंदर स्फुरित होने वाले हृदय की पहचान की। इस प्रकार कालिदास के प्राकृतिक चित्रण ने प्रकृति को सजीव बना दिया। इसलिए कालिदास को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो कवि कहा गया, अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने हिमालय का वर्णन किया कुमार संभव में, और साथ ही साथ मेघदूतम में वो जो है रामगिरी से अलकापुरी तक वर्णन किया है। इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा एकाक श्लोकों के साथ जो है इसको लिख दीजिएगा। अगला है सौंदर्य वर्णन। तो हेडिंग को याद रखिएगा, सारे हेडिंग को आप लिख लीजिए। सौंदर्य वर्णन अगला ही हेडिंग है। तो सौंदर्य का वर्णन उन्होंने किया है। नारी के सौंदर्य वर्णन की प्रेमी होते हैं, लेकिन कालिदास का नारी सौंदर्य, तो यहाँ पे देखिए प्रायः सभी कवि नारी के सौंदर्य वर्णन के प्रेमी होते हैं, लेकिन कालिदास का नारी सौंदर्य वर्णन अद्वितीय है। वे सौंदर्य और प्रेम के कवि हैं। समग्र तपस्या के समय भोगे गए कष्ट उस समय दूर हो जाते हैं जब शिव उनसे कहते हैं, हे पार्वती, तुमने तपस्या के द्वारा मुझे खरीद लिया, अतः आज से मैं तुम्हारा क्या हूँ, दास होती। यह श्लोक करिएगा। श्लोक जो है वही अद्य प्रभृत्य वन तांगिड़
त्वाम अस्मि दासः। ठीक है। इस प्रकार महाकवि कालिदास बहुमुखी प्रतिभा संपन्न उत्कृष्ट काव्य कला से मंडित कविता कामिनी के विलास संस्कृत साहित्य के अनुपम कवि निश्चय ही कवि कुलगुरु है। ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रश्न संख्या जो है दूसरा प्रश्न था दीर्घोत्तरी पर। प्रश्न क्या था इसको देख लेते हैं एक बार फिर से। फर्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है दोस्तों कि महाकवि कालिदास के काव्य सौष्ठव लिखिए, यानी कि उनके काव्य की सौष्ठव को लिखना था जिसमें रस निबंध रस जो है अलंकार और जो है शैली इत्यादि के बारे में लिखना था। तो यहाँ पे हो गया हमारा दूसरा प्रश्न। दीर्घोत्तरी में ये दूसरा प्रश्न था। आगे हम तीसरे प्रश्न को भी ले लेते हैं, इसी कक्षा में तीसरे प्रश्न को भी लेते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है जो कालिदास पर ही दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए कालिदास यहाँ पे है उपमा कालिदास की समीक्षा कीजिए। तो यह प्रश्न जो है तीसरा है जो है कालिदास पर। तो देखिए उपमा कालिदास उपमा के कवि, इसकी समीक्षा के लिए बताइए कि कालिदास उपमा कवि कैसे हैं। तो यहाँ पे जो है समीक्षा किया गया है कालिदास उपमा कालिदासस की समीक्षा कीजिए। ठीक है। उत्तर की तरफ चलते, उत्तर में क्या लिखना है इसको देखते हैं। ठीक है। उत्तर हमारा है महाकवि कालिदास काव्य रमणी की रम्यता को मूर्त रूप देने वाले संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार हैं। उनकी काव्य प्रतिभा प्रत्येक पहलू अभिराम है। उनकी भाषा का अलंकरण इतना सार्थक, सजीव, पैना तथा हृदयग्राही है कि काव्य को पढ़कर व्यक्ति साधुवाद दिए बिना नहीं रह सकता। चाहे अलंकार योजनम हो या कोई भी वैदुर प्रतिष्ठान, सभी स्थलों पर उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यद्यपि कालिदास की कविता सर्वांग सुंदर है, परंतु उनमें उपमा वर्ण में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं, परवर्ती साहित्यकारों ने उपमा के जो है विनियोग में उन्हें अपना आदर्श माना है। उपमा के विनियोग में सार्थक उपमानों का संचयन, उपमेय का सूक्ष्म अवलोकन और उपमेय उपमान के सहज ज्ञान से समन्वित साधारण धर्म का कथन आदि सर्वजन ग्राही बन जाता है। यद्यपि कवि को सभी अलंकार प्रिय हैं, परंतु उपमा का विनियोग उन्होंने अधिक किया है और वे अपने उसमें सफल भी हुए हैं। इसलिए उनके लिए समालोचकों द्वारा प्रयुक्त उक्ति उपमा कालिदास से क्या हो गया प्रसिद्ध है। ठीक है। तो यहाँ पे कवि कालिदास की उपमाएं सार्थक, सजीव, मनोहर एवं औचित्यपूर्ण है। उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें दीपशिखा की क्या की गई उपाधि दी गई। क्या की गई दोस्तों उपाधि प्रदान की गई। रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर है, सभी राजा आशावान है और इंदुमती मुझे वरण करेगी। ये जो है रघुवंश में रघु जो है इंदुमती का वरण करते हैं। तो कालिदास ने दीपशिखा कहा, इंदुमती क्या कहा दीपशिखा कहा। तो सभी राजा आशावान हैं, इंदुमती मुझे वरण करेगी। समय आता है सभी प्रफुल्लित होते हैं। इंदुमती स्वयंवर स्थल पर गई, परिचारिका दीपक लेकर आगे आगे चल रही थी, यानी कि आगे आगे जो उनकी परिचारिका दीपक लेकर चल रही थी और पीछे जो है इंदुमती चल रही थी। वह जिस राजा के समझ पहुँचती वह आशावान होकर उसका चेहरा खिल जाता, परंतु जैसे ही दीपधारिणी आगे निकल जाती उसका चेहरा मलिन हो जाता, उसे अंधकार के समान निराशा आवृत कर लेती। तो यह रहा जो है यहाँ पे थोड़ा सा जो है उपमा कालिदास क्यों कहा गया है। तो यहाँ पे कालिदास एक श्लोक है रघुवंशम का, संचारिणी दीपशिखेन रात्रो यम यम बेतियान पतिवरा शाह, यही जो अभी हमने पढ़े इसी का अर्थ है। नरेंद्रम अर्गाष्ट इव प्रपेदे विवर भावम सच भूपिपाल, क्या करते वह उनका चेहरा मूर्छित, जैसे वो आगे बढ़ जाती हैं उन सभी का जो है चेहरा मूर्छित हो जाता है। ठीक है। तो इसको लिखने के बाद जो है आगे आप बढ़ेंगे। कितनी सुंदर उपमा है, ऐसी उपमा की तुलना अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं है। क्रम में कवि कालिदास ने अपनी काव्यकला के अनुरूप कुमार संभव में भी उपमा का अति सुंदर वियोग किया गया है। उनकी उपमाओं का यदि परिशीलन किया जाए तो ज्ञात होगा कि उनकी उपमाओं का सौंदर्य इस कारण है। तो कारण बताया गया उनकी उपमाएं क्या है। तो उपमा के कई प्रकार हैं। उपमेय का चयन होगा, उपमान का चयन होगा, साधारण धर्म का संतुलन होगा,
पत्रानुसार कथ्य में उपमा होगा, कथानक के प्रसंगानुसार उपमा होगा, वातावरण के अनुसार उपमा होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कालिदास ने एक और उपमा का उदाहरण दिया जिसका नाम है, यहाँ पे महाकवि कालिदास उपमा का संचयन करते समय उपमेय के स्वरूप, क्या कि उपमेय के स्वरूप, गुण आदि पर विशेष ध्यान देते हैं। इसी कारण वर्ण में स्वाभाविकता आ जाती है। जैसे अस्ति उत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज पूर्वापरे तयोनिधि बह्यान स्थित पृथिव्या यु मानदंड। यह जो कुमार संभवों की है जो है सूक्ति है और जो है उपमा अलंकार का उदाहरण है। यहाँ पे कहा गया, इसके अर्थ को बताया गया, अर्थात भारत के उत्तर दिशा में हिमालय है जो पर्वतों का राजा है। उसका विशाल आकार एक ओर तो पूर्वी समुद्र को स्पर्श कर रहा है तो दूसरी ओर पश्चिमी समुद्र को छू रहा है। यह पृथ्वी पर फैला हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी के विस्तार को मापने वाला दंड है। इस श्लोक में हिमालय के विशाल पृथ्वी नापने वाले दंड के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें उपमेय हिमालय उपमान पृथ्वी के आकार के समान सार्थक है। विशालता साधारण धर्म को द्योतित कर रही है। इव उपमान वाचक शब्द है, ठीक है। यह हो गया उपमा। आगे है उपमा के लक्षण क्या है। तो कालिदास को उपमा अलंकार कहा गया, नहीं क्यों प्रश्न है, कालिदास को कहा गया है। तो कालिदासस्य उपमा, तो उसी की समीक्षा करना है। तो यहाँ पे पूर्वोपमा अलंकार यानी कि उपमा की जो है गणना की गई। तो पहला है क्या है, पूर्वोपमा अलंकार, उपमा का लक्षण। तो उपमा के लक्षण में उसके बारे में थोड़ा लिख देंगे। आचार्यों ने उपमा का लक्षण सार्ध धर्म अनुपमम अभेद कहा है, अर्थात साधारण धर्म की समानता में उपमा का अलंकार होता है। उपमा के 4 अंग हैं। तो 4 अंगों का नाम उपमानवाचक, उपमान, उपमेय और साधारण धर्म, ठीक है। इतना लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। आगे है पूर्वोपमा अलंकार। उसमें क्या है, पूर्वोपमा अलंकार लिखना और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना है। तो कुमार संभवों के आधार पर पूर्वोपमा अलंकार का उदाहरण इस प्रकार है। तया दुहित्रा सुतराम सावित्री स्फुरित प्रभाव मंडला चकासे विधुर भूमि नौ मेघा शब्द उद्भिन्नया रत्न सलाखा एव, ठीक है। तो श्लोक लिखेंगे पूर्वोपमा अलंकार, फिर लुपोपमा अलंकार। आप इस प्रकार हेडिंग को लिख लीजिए। पूर्वोपमा अलंकार होगा, फिर जो है लुपोपमा अलंकार होगा, आगे जो इसके उदाहरण हो जाएंगे, फिर मालोपमा अलंकार, ठीक है। और इसके उदाहरण यहाँ पे है प्रभा महत्या सीखने एव, तो इसके उदाहरण भी देख लीजिए। फिर श्लेष्मा अलंकार, और इसके साथ साथ जो है इतना लंबा हो गया, तो इसको जो है यहाँ तक हम लिखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर हमारा क्या है, प्रश्न हमारा यही है दोस्तों कि कालिदासस्य उपमा, उनकी जो उपमा से कालिदासस्य कहा गया, तो समीक्षा करना है। क्या करना है, समीक्षा करना है। प्रश्न देखिए एक बार फिर से, उपमा कालिदासस्य की समीक्षा कीजिए। यानी कालिदास को उपमा का कवि कहा जाता है, उसकी पूरी समीक्षा करना है। तो यहाँ पे हमने बताया दोस्तों, आप यहाँ बढ़े। उसके बाद उपमा किसे कहते हैं, उपमा के प्रकार भी दिया गया है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार के कई प्रकार हैं, तो उपमा अलंकार के प्रकारों को भी आप लिख कर छोड़ देंगे तो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यह रहा दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी। 2 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किया गया। एक जो है उपमा कालिदासस्य की समीक्षा करना था, और दूसरा जो है कालिदास के कृतित्व जो है सौष्ठवम लिखना था, ठीक है। क्या था, कृतित्व की सौष्ठवम लिखना था, उसके जो है काव्य सौष्ठवम लिखितम, कालिदास का काव्य सौष्ठवम लिखना था, जिसमें रस, अलंकार, रीति, शैली, प्रकृति, चित्र, ये सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।